आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। लाइब्रेरी साइंस पढ़ने से पहले हमें लाइब्रेरी के इतिहास के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो मैं आप सभी के लिए पुस्तकालय के इतिहास पर एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं पुस्तकालय के इतिहास के बारे में। प्राचीन काल से ही भारत में पुस्तकालयों का महत्व रहा है। चाहे वो पुराने लेख हों, अभिलेख हों, सभी में पुस्तकालयों का वर्णन मिलता है। उसका नाम चाहे किताब घर हो या ग्रंथालय हो या पोथी खाना हो या कुतुब खाना, जो भी शाही पुस्तकालय कुछ भी रहा हो। इसी तरह पाश्चात्य देशों में भी अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे रोमन शब्द में लाइबर, लैटिन शब्द में लाइब्रेरिया, जर्मन में बिब्लियोथिक आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्राचीन समय में भी पुस्तकालय का महत्व उतना ही था जितना आज है। इसमें अंतर केवल उसके स्वरूप सेवा से आया है। लेकिन समाज की विचारधारा ने पुस्तकालय के स्वरूप को पूरा ही बदल दिया है। आइए हम देखते हैं प्राचीन काल में पुस्तकालय किस तरह से होते थे। भारतवर्ष में आरंभिक काल के पुस्तकालयों के बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता। फिर भी कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के मिले कुछ प्रमाणों से पता चलता है कि उस समय भी ग्रंथों शिलालेखों के भंडारण के लिए भंडार घर बनाए होते थे, जिसे हम प्राचीन पुस्तकालय कह सकते हैं। वैसे भी पुराने समय में पुस्तकालय एक भंडार घर ही होता था। चीनी यात्री फाहयान ने अपने लेख में नागार्जुन विद्यापीठ के पुस्तकालय का वर्णन किया है। चीनी यात्री हेन सांग ने लिखा है कि प्रत्येक मठ में पुस्तकालय थे, जिसमें सर्वाधिक चर्चित पुस्तकालय नालंदा विश्वविद्यालय का था, जिसका नाम क्या था? धर्मगंज था। इसमें 3 बहुत बड़ी इमारतें थीं, जिन्हें रतन सागर, रत्नोदाधि और रतन रंजक कहा जाता था। रत्नोदाधि को बताया जाता है कि ये 9 मंजिला थी और इसके प्रत्येक इमारत में 300 कमरों का उल्लेख किया गया है। जब आप सोचिए इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी तो पुस्तकें कितनी मात्रा में रही होंगी। इस प्रकार इस पुस्तकालय को बख्तियार खिलजी ने 1205 में भारत पर आक्रमण के समय जला दिया और यह जो अमूल्य पुस्तकालय था वो 6 महीने तक जलता रहा। इस तरह हम प्राचीन काल में पुस्तकालयों का वर्णन देख चुके हैं। किस तरह नालंदा सबसे चर्चित पुस्तकालय नालंदा विश्वविद्यालय का था, जिसका नाम धर्मगंज था। उसमें 3 बहुत बड़ी इमारतें थीं और किस तरह बख्तियार खिलजी ने भारत के आक्रमण के समय इसको जला दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्यकाल में पुस्तकालय के। मध्यकाल में पुस्तकालय का स्वरूप कैसा था? भारतीय इतिहास के मध्यकाल में पठानों व मुगलों ने पुस्तकालयों के विकास पर जोर दिया। इस समय अरबी, फारसी के अच्छे पुस्तकालयों की स्थापना हुई थी। जो भी शाही पुस्तकालय था उसको राजा अपने महलों में सेल्फ स्टडी के लिए रखते थे, सेवा के लिए नहीं, सिर्फ स्वाध्याय के लिए रखते थे। मुस्लिम शासन काल में मदरसों में भी पुस्तकालय होते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इंपीरियल पुस्तकालय की स्थापना की और जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को शाही पुस्तकालय का पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त किया था और उसे महफिल कुरान की पदवी दी थी। फिरोज तुगलक के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, वो बहुत पुस्तक प्रेमी था। उसने भी अपने राज्यों में पुस्तकालय की स्थापना करवाई थी। उसके बाद मुग़ल सम्राट बाबर व उसके बेटे हुमायूं ने भी मदरसों में पुस्तकालय की स्थापना की। अकबर के समय तो पुस्तकालयों का अलग ही महकमा था, जिसके निदेशक को नाजिम कहते थे। विद्वान व्यक्ति ही इस पद का दावेदार होते थे। इसके बाद नाजिम के बाद दरोगा किताब खाना का पद होता था। शाहजहां व बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुग़ल सम्राट था, उन्होंने भी पुस्तकालयों की स्थापना की। इस तरह हम देख सकते हैं कि किस प्रकार मध्यकाल में पुस्तकालयों का विकास हुआ। मदरसों में पुस्तकालय था और जो राजा रहते थे वो
शाही पुस्तकालय मतलब अपने ही अध्ययन अध्यापन के लिए पुस्तकालयों का उपयोग करते थे, उसमें किसी आम जनता के लिए नहीं था। और इन्होंने पुस्तकालयों के प्रति बहुत ही ध्यान दिया। ठीक है, फिर उसके बाद है ब्रिटिश काल में पुस्तकालय। प्रेस के आविष्कार के साथ ही पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में भी वृद्धि हुई। भारत में अंग्रेज़ों के आगमन से भारत को कई फ़ायदे हुए। जैसे अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में 1891 में इम्पीरियल सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की। वैसे तो इस पुस्तकालय की स्थापना 1835 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज में 5000 पुस्तकों के संग्रह से हुआ। 30 जून 1930 को इसका द्वार सर्वसाधारण के उपयोग के लिए खोल दिया गया। कानेमारा पुस्तकालय मद्रास में खोला गया। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी बम्बई में खोला गया। अंग्रेज़ों ने इस महान पुस्तकालय के विकास के लिए बहुत कुछ किया, परंतु इन पुस्तकालयों में सिर्फ रोमन लिपि की ही ज़्यादातर पुस्तकें होती थी, जो आम जनता के काम आने वाली नहीं थी। इसको सिर्फ पढ़े लिखे व अमीर व्यक्ति इनका फ़ायदा उठाते थे। भारत की आज़ादी में भी इन पुस्तकालयों की पुस्तकों ने बहुत योगदान दिया। जैसे दूसरे देशों की शासन व्यवस्था व आज़ादी की बातें पढ़कर ही लोगों में आज़ाद होने की भावना जागृत हुई। इस प्रकार ब्रिटिश काल में बहुत से पुस्तकालयों की स्थापना हुई। वर्तमान काल में पुस्तकालय। दोस्तों, वर्तमान काल में तो आप सभी को पता ही होगा कि पुस्तकालय के ऊपर, लाइब्रेरी के ऊपर कितना ध्यान दिया जा रहा है। सभी शैक्षणिक संस्थाओं में पुस्तकालयों की अनिवार्यता को लागू किया गया है। सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना की जा रही है जगह जगह पर, जैसे जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर। अब तो कई राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पास होने के साथ साथ गांव में भी पुस्तकालय खुलने लगे हैं। राजा राम मोहन राय फाउंडेशन कलकत्ता इसमें बहुत योगदान दे रही है। पुस्तकालय शिक्षा व प्रशिक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है। विश्वविद्यालयों ने तो अपने यहाँ लाइब्रेरी साइंस विभाग भी खोले हैं। बहुत सारे संगठन हैं, आइजलिक है, ILA है व राज्यों के पुस्तकालय संगठन इंस्टॉक, डेसीडॉक पुस्तकालय एवं कर्मचारी के विकास के लिए सेमिनार आदि का आयोजन कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने तो अब पुस्तकालय की काया ही पलट दी है। समाज के जागरूक होने से अब खुली पद्धति का विकास हो पाया है। आज पुस्तकालय अपने में ही सिमट कर नहीं रह गए हैं, वे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए एक दूसरे से सहयोग करके उपयोगकर्ता की सारी उम्मीदों को पूरा कर रहे हैं। भारत में पुस्तकालय का विकास व शिक्षा के फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर S R रंगनाथन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज जो हम काट रहे हैं वो सब उनका ही बोया हुआ है। नहीं तो पहले के समय में कुछ भी, किसी भी अध्यापक प्राध्यापक को पुस्तकालय सौंप दिया जाता था। मतलब वो लाइब्रेरी साइंस का विद्यार्थी या शिक्षक नहीं रहते थे। वो कुछ भी, जैसे कोई मैथ्स का टीचर है तो उसको भी सौंप दिया जाता था। रंगनाथन जी के बाद ही आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर S R रंगनाथन लाइब्रेरी साइंस का पढ़ाई करने गए थे। उसके बाद से ही भारत में लाइब्रेरी साइंस का विकास हुआ। इसी तरह UGC द्वारा भी अनेक समिति गठित की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1957 में डॉक्टर S R रंगनाथन की अध्यक्षता में शैक्षणिक पुस्तकालयों के विकास के लिए पुस्तकालय समिति की स्थापना की। इसके बाद 1964-66 में UGC ने कोठारी आयोग की स्थापना की व इस आयोग ने सिफारिश की विकासशील विभाग के लिए अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करना अत्यंत हानिकारक है। UGC ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में पुस्तकालयों के गठन व अत्याधुनिक बनाने के लिए बहुत सा अनुदान दिया। UGC ने 1971 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इम्फिबनेट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक पुस्तकालयों का विकास और उसमें डुप्लीकेसी को बचाने के लिए और अनुदान का सही उपयोग व सूचना तकनीकी के साथ
पुस्तकालयों में इसके प्रयोग में यूजीसी अपने केंद्र के द्वारा कर रही है, इम्प्लिमेंट के द्वारा। थैंक यू।